बच्चों किसी कारणवश कॉल आने की वजह से वीडियो थोड़ी छोटी रह गई है, कट गई है, किंतु दोबारा वहीं से हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, दोबारा वहीं से शुरू की जा रही है। मैं एक दुकानदार का आवर्त सारणी के समांतर पैरेलल एक एग्जाम्पल आपको दे रहा था कि जिस तरह एक दुकान के अंदर सब सामान व्यवस्थित रूप से लगा रहता है और दुकानदार उठ कर के तुरंत उस सामान को उसी स्थान से ग्राहक के मांगने के द्वारा दे देता है, इसी प्रकार वैज्ञानिकों को भी एक पीरियोडिक टेबल या एक आवर्त सारणी बनाने की आवश्यकता हुई, जिससे अगर हम किसी तत्वों के गुणधर्मों का अध्ययन करने वाले हैं तो हम उसी स्थान पर उसी आवर्त में जा कर के टेबल के उसी आवर्त में जा कर के हम उसका अध्ययन कर सकें, उसके बारे में जानकारी कर सकें, उसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की जानकारी कर सकें। तो सभी की जानकारी उस तरीके से आसान हो जाती थी और एक व्यक्ति हर प्रकार के तत्वों की जानकारी कर सकता था। इस तरीके से सभी वैज्ञानिकों को इस चीज़ की आवश्यकता हुई और उन्होंने इन तत्वों को व्यवस्थित तरीके से सजाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि साबुन में भी नहाने के, साबुन का कपड़ा धोने के साबुन से अलग रखा जाता है। इसी प्रकार वैज्ञानिकों ने भी तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए कई प्रयास किए ताकि अव्यवस्थित को व्यवस्थित किया जा सके। ठीक है, ऐसे ही व्यवस्थित करने की जरूरत पड़ेगी जैसे कि एक दुकान के अंदर रखे हुए सामान को व्यवस्थित तरीके से लगाने की आवश्यकता बच्चों पड़ जाती है। सबसे पहले ज्ञात तत्वों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया गया। जैसे जैसे तत्वों एवं उनके गुणधर्मों के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता गया, वैसे वैसे उन्हें वर्गीकृत करने के लिए प्रयास किए गए। जिन तत्वों को हम ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन कर चुके थे या उनके गुणधर्मों के बारे में हमें जानकारी हो गई थी, उसी तरीके से हमने उनको उसी प्रकार से तत्वों को एक स्थान पर या दूसरे स्थान पर या तीसरे स्थान पर रखना शुरू कर दिया। तो उसमें अब शुरू करने वाले हैं कि बच्चों किस वैज्ञानिक ने किस प्रकार से इन सभी ज्ञात तत्वों को एक सिस्टम तैयार किया, इन सभी तत्वों का, जिससे उनको आसानी से याद किया जा सके। सबसे पहले आते हैं डोबेराइनर के त्रिक। डोबेराइनर वैज्ञानिक का नाम है। उन्होंने कौन सा सिस्टम दिया, कौन सा मॉडल तैयार किया जिससे हम इन रासायनिक तत्वों के गुणधर्मों को याद कर सकें या उनको एक सिस्टम से रख सकें। सन 1817 में जर्मन रसायनज्ञ वुल्फगांग डोबेराइनर ने समान गुणधर्मों वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया, अर्थात जिन तत्वों के गुण धर्म समान हैं उनको एक साथ रखने का प्रयास किया। उन्होंने 3-3 तत्व वाले कुछ समूहों को, नेक्स्ट पेज पर बच्चों, चुना। मतलब 3-3 जो तत्व थे और उनके गुणधर्म समान थे, उनको एक साथ रखा। 3-3 तत्व उन्होंने एक साथ रखे, किंतु उनके गुणधर्म समान होने चाहिए। तो गुणधर्मों की समानता के आधार पर उनको चुना एवं उन समूहों को त्रिक कहा, क्योंकि 3 थे। एक समूह में कितने रखे गए? 3, किंतु ऐसे 3 तत्व जिनके गुणधर्म समान। डोबेराइनर ने बताया कि त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व को परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है। इस तरीके से समान गुणधर्म वाले तत्वों को 3-3 के समूह में रखा, जिसको त्रिक नाम दिया गया। उदाहरण के लिए जैसे बच्चों इसमें एग्जाम्पल दिया, लिथियम जिसका सूत्र होता है Li, सोडियम Na एवं पोटेशियम K वाले त्रिक पर ध्यान दीजिए। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, समझ लीजिए बच्चों, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की उन्होंने किस प्रकार 3 त्रिक बनाई, 3-3 को एक समूह में रखा। ध्यान दीजिए, जिनके परमाणु द्रव्यमान क्रम से 6.9, 23.0, 39.0 हैं, ये द्रव्यमान हैं। ठीक है बच्चों, लिथियम और पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमानों का औसत क्या है, सोडियम के परमाणु द्रव्यमान से उनकी तुलना कैसे की जा सकती है, ये हम इस चित्र में नीचे पढ़ेंगे और इनको तब आप समझ सकते हैं कि कैसे जो है इनको तुलना की गई है या कैसे इनको समान माना गया है। निम्न सारणी 5.1 में 3 तत्वों के कुछ समूह दिए गए हैं। इन तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में ऊपर से नीचे की ओर व्यवस्थित किया गया है।
क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा समूह डोबेराइनर त्रिक बनाता है? जैसे NPAS, N के परमाणु द्रव्यमान है 14 और P का है 31 और AS का है 74.9। ऐसे CaSrBa का है, ऐसे ClBr और I का है, और उनके परमाणु द्रव्यमान दे दिए हैं उनके सामने। ठीक है बच्चों, आप देखेंगे कि समूह B और C, 3 समूह हैं A, B और C। आप देखेंगे कि B तथा C डोबेराइनर त्रिक बनाते हैं। डोबेराइनर इस समय एक ज्ञात तत्वों में इस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल त्रिक ही ज्ञात कर सके, इसलिए त्रिक में वर्गीकृत करने की यह पद्धति सफल नहीं रही। उन्होंने कोशिश की कि इनको जो है व्यवस्थित तरीके से रखा जाए, किंतु वो कुछ ही तत्वों को का त्रिक बना सके, अर्थात कुछ ही तत्वों को 3-3 के समूह में रख सके। सभी तत्व जो हैं इसमें 3 का ग्रुप नहीं बना पाए या त्रिक नहीं बना पाए, इसलिए इसको सफल पद्धति नहीं माना गया। बच्चों, ये जो है डोबेराइनर जो वैज्ञानिक हुए थे उनके बारे में कि कहाँ उन्होंने अध्ययन किया, किस तरीके से अध्ययन किया, कौन से कॉलेज के अंदर वो पढ़े, किस सब्जेक्ट का उन्होंने अध्ययन किया, और सभी की जानकारी इसमें दी हुई है। इसलिए इन चीज़ों को पॉइंट्स के अनुसार आपको पढ़ना बेहद ज़रूरी है। अब है बच्चों न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। क्या है? न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। ये दूसरे वैज्ञानिक हुए न्यूलैंड, उन्होंने एक अष्टक सिद्धांत दिया। अष्टक मीन्स 8 तत्वों को एक साथ रखा, किंतु उसकी शुरुआत जो है डोबेराइनर के द्वारा हुई। इसलिए हम डोबेराइनर को ने एक रास्ता हम वैज्ञानिकों को दिखाया कि किस प्रकार इनको एक समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा जा सकता है। उसके बाद दूसरे वैज्ञानिक हुए बच्चों न्यूलैंड्स, और उन्होंने एक अपना सिद्धांत दिया न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। डोबेराइनर के प्रयासों ने दूसरे रसायनज्ञों को तत्वों के गुणधर्मों का उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। अर्थात डोबेराइनर ने जो बताया उनके परमाणु द्रव्यमान के बारे में बताया कि परमाणु द्रव्यमान के अनुसार जो संबंध है उसमें उनका त्रिक बनाया जा सकता है। 1866 में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व हाइड्रोजन से आरंभ किया तथा 56वें तत्व थोरियम पर इसे समाप्त किया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक तत्व उनके गुणधर्म प्रत्येक तत्व जो है अपने उनके गुणधर्म, नेक्स्ट पेज पर बच्चों, तत्व के गुणधर्म के समान है। उन्हें पता चला कि जो पहला तत्व है, जो दूसरा तत्व है, वो अपने पहले तत्व के गुणधर्मों के समान है। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की। जैसे संगीत के 8 पद होते हैं, सुर होते हैं। आप इसमें देख रहे हैं कि संगीत के सुर के आधार पर सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ये 8 सुर होते हैं। उनके आधार पर न्यूलैंड ने एक नियम दिया, अष्टक नियम, और उन्होंने बताया कि प्रत्येक जो तत्व है वो अपने पहले तत्व की तुलना में उसके अनुसार उसके गुणधर्मों के समान मिला हुआ है, अर्थात उनके संबंध होते हैं। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की और इसलिए उन्होंने इसे अष्टक का सिद्धांत कहा। इसे न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों, न्यूलैंड के अष्टक में लिथियम और सोडियम के गुणधर्म समान थे। सोडियम लिथियम के बाद 8वां तत्व है। इस तरह बेरिलियम एवं मैग्नीशियम से में अधिक समानता है। न्यूलैंड के अष्टक के मूल रूप का एक भाग सारणी 5.3 में दिया गया है। ये आप यहाँ देख सकते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम, और जितने भी तत्व इसमें दिए गए हैं वो सभी तत्व बच्चों एक दूसरे से उनमें समानता दिखाई देती है परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, किंतु सभी तत्वों में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की पाई। इसलिए न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत, अष्टक नियम है, ये भी ज़्यादा प्रचलित नहीं हो पाया और ये भी मान्य नहीं किया गया। नेक्स्ट पेज पर, क्या आप संगीत के सुरों से परिचित हैं? ये भारतीय संगीत प्रणाली में आपको दिए गए हैं बच्चों।
सारे गामा पा धा नी, और इनके बारे में न्यूलैंड ने जो अष्टक नियम दिया वो इन्हीं संगीत के नियमों के आधार पर दिया। तो अब आप समझ सकते हैं कि भारत के अंदर जो संगीत के नियम थे वो भी साइंटिफिक थे, उनका भी एक वैज्ञानिक तरीका था, जिस आधार पर न्यूलैंड्स ने सैकड़ों वर्षों पहले इस न्यूलैंड के अष्टक नियम के नाम से तत्वों को भी व्यवस्थित तरीके से रख दिया। पाश्चात्य संगीतों में लोग इन सुरों को ऐसे उपयोग करते हैं, ये पाश्चात्य सभ्यता के हैं और ये भारतीय सभ्यता के हैं। इनके आधार पर ही सुर के स्केल, पूर्णटोन, अर्धटोन, आवर्ती अंतराल में अलग किए गए होते हैं। इन सुरों का उपयोग कर कोई संगीतकार संगीत की रचना करता है। स्पष्ट है कि कुछ सुर बार बार दोहराए जाते हैं। प्रत्येक आठवां सुर पहले सुर जैसा होता है तथा अगली पंक्ति का पहला सुर होता है। इस तरीके से एक नियम होता है और न्यूलैंड्स ने भी इसी के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया था, जिसका नाम है न्यूलैंड का अष्टक नियम। नेक्स्ट बच्चों, ऐसा देखा गया है कि अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था। ये भी सभी तत्वों में लागू नहीं हुआ, कैल्शियम तक लागू हुआ, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक आठवें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से नहीं मिलता था। ये इसकी हैं कि किस तरीके से न्यूलैंड के अष्टक नियम को ज़्यादा मान्यताएं नहीं दी गई। न्यूलैंड ने कल्पना की कि प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान हैं तथा भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा। उन्होंने ये सोच लिया था कि अभी तक केवल 56 एलिमेंट्स जो हैं ज्ञात किए जा चुके हैं और आगे इनकी संख्या बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, किंतु आज तक 118 हो गई हैं। इसलिए न्यूलैंड का अष्टक नियम हर तत्व पर आधारित नहीं है, हर तत्व को अपने नियम में नहीं बांधता है। बाद में कई नए तत्व पाए गए जिनके गुणधर्म अष्टक सिद्धांत से मेल नहीं खाते थे। ठीक है बच्चों, जैसा कि अभी आपको बताया गया था, उन्होंने 56 के आधार पर ही न्यूलैंड का अष्टक नियम तैयार किया, किंतु आज तत्वों की खोज 118 के लगभग हो चुकी है। अपनी सारणी में इन तत्वों को समाजित करने के लिए न्यूलैंड्स ने 2 तत्वों को एक साथ रख दिया और कुछ असमान तत्वों को एक स्थान में रख दिया। क्या आप सारणी 5.3 में ऐसे उदाहरण ढूंढ सकते हैं? ध्यान दीजिए कि कोबाल्ट तथा निकेल एक साथ में हैं और इन्हें एक साथ उसी स्तंभ में रखा गया जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन हैं। यद्यपि इनके गुणधर्म दोनों तत्वों से भिन्न हैं, मतलब भिन्न भी ना होते हुए तब भी भिन्न होते हुए, गुणधर्मों का भिन्न होते हुए भी एक ही तत्व एक ही कॉलम के अंदर उनको सभी को रख दिया गया। आयरन को कोबाल्ट एवं निकेल से दूर रखा गया, जबकि उनके गुणधर्मों में समानता होती थी। ये कुछ कमियां हैं न्यूलैंड के अष्टक नियम में जो आपको यहाँ बताई जा रही हैं। इस प्रकार न्यूलैंड्स अष्टक सिद्धांत केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाया। नोबल गैसों की खोज के पश्चात अष्टक का सिद्धांत अप्रासंगिक हो गया। जब गैसों की खोज हो चुकी थी, विभिन्न गैसों की खोज की जा चुकी थी, तब इस न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत को मान्यता नहीं दी गई और ये अप्रासंगिक जो है वैज्ञानिकों के बीच हो गया था और ना ही इसको ज़्यादा प्रसिद्धि मिल पाई। नेक्स्ट पेज पर बच्चों, अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना मेंडलीफ की आवर्त सारणी। अब न्यूलैंड्स के अष्टक नियम से बाद में एक मेंडलीफ वैज्ञानिक हुए, उन्होंने भी अपने नाम पर इस आवर्त सारणी का नाम मेंडलीफ की आवर्त सारणी रखा, जो तत्वों को अव्यवस्थित से व्यवस्थित करती हुई हमें दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है बच्चों को? कि जो बिखरे हुए तत्व हैं, अव्यवस्थित जो तत्व हैं, उनको व्यवस्थित करना जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी के द्वारा संभव हो पाया। बढ़ते हैं आगे बच्चों, ठीक है। न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के अस्वीकार होने के बाद भी, मतलब कि अष्टक जो सिद्धांत था न्यूलैंड्स का, वो अस्वीकार कर दिया गया। कई वैज्ञानिकों ने ऐसे प्रतिरूपों की खोज जारी रखी जिसमें तत्वों के गुणधर्मों का उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित हो सके। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय रूसी रसायनज्ञ इवानोविच मेंडलीफ को जाता है। तत्वों की आवर्त सारणी ने प्रारंभिक विकास में उनका प्रमुख योगदान रहा। मतलब आवर्त सारणी की जो शुरुआत की बच्चों, वो रूसी रसायनज्ञ जो वैज्ञानिक थे
इवानोविच मेंडलीफ उनका ही योगदान सबसे अधिक समझा जाता है। उन्होंने अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्मों, परमाणु, द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। ठीक है ना बच्चों। उन्होंने भौतिक गुणधर्म भी देखे, उन्होंने परमाणु द्रव्यमान भी देखा, उन्होंने रासायनिक गुणधर्म का भी अध्ययन किया और उनकी समानता के आधार पर उन सभी तत्वों को व्यवस्थित किया। ठीक है। गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म और उनके परमाणु द्रव्यमान के अध्ययन करने के बाद ही उनको व्यवस्थित किया आवर्त सारणी के अंदर, जिसको हम आज भी सबसे अधिक जो है मानते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया था तब 63 तत्व ज्ञात थे, 63 तत्व ज्ञात थे बच्चों। उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंधों का अध्ययन किया। अर्थात जितने भी 63 जो एलिमेंट्स थे, तत्व थे, उन सभी के भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म और परमाणु द्रव्यमान में क्या संबंध है, इन सभी का जो है अध्ययन किया गया था। रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीफ ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया और सभी वैज्ञानिकों से हटकर के एक बात पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया कि प्रत्येक तत्व ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ जो क्रिया करता है उससे कौन सा यौगिक बनता है, इस पर भी उन्होंने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का इसलिए चुनाव किया क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय हैं तथा अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। तत्वों से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना गया। ठीक है ना बच्चों। हमला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ जो क्रिया है उसको भी मूल रूप माना गया। फिर उन्होंने 63 कोड लिए एवं प्रत्येक कोड पर अलग अलग तत्वों के गुणधर्मों को लिखा। उन्होंने समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग कर दिया, जो समान गुणधर्म वाले तत्व उनको अलग कर दिया तथा इन पत्तों को पिन लगाकर दीवार पर लटका दिया। ठीक है बच्चों। उन्होंने देखा कि अधिकांश तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया था तथा अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में ये तत्व व्यवस्थित हो गए। यह भी देखा गया कि समान भौतिक और रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं। जो भौतिक या रासायनिक गुणधर्म जिनके समान है वो दोबारा फिर आगे आ जाते हैं। इस आधार पर मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई जिसका सिद्धांत है तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। क्या सिद्धांत है कि तत्वों के जो गुणधर्म हैं उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। ठीक है। जो उनके तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म बच्चों उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में उधर स्तंभ को ग्रुप समूह में और क्षैतिज पंक्तियों को पीरियड कहते हैं। जो बच्चों ऊर्ध्वाधर थे, उधर जो ऐसे जो लंबाकार होते हैं इसको ग्रुप कहा गया, ये जितने भी ग्रुप हैं, और जो पैरेलल थे, क्षैतिज थे, उनको पीरियड कहा गया। उनको क्या कहा गया? पीरियड कहा गया। और लास्ट में उन्होंने देखा कि जितने भी तत्वों की खोज उनके टाइम तक अर्थात 63 तत्वों की खोज उनके समय में की जा चुकी थी, उन सभी को उन्होंने व्यवस्थित तरीके से आवर्त सारणी में रख दिया, जिसको हम आज भी मेंडलीफ की आवर्त सारणी कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप इस चित्र में देख रहे हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी। आज की वीडियो ये यहीं तक आपको दी जा रही है, कल इसको आगे बढ़ाया जाएगा। सभी बच्चे वीडियो के साथ साथ बुक्स को भी देखें। जब आप बुक्स को देखेंगे तो आपके वीडियो भी बहुत अच्छी समझ में आएगी और आपको जो है एक ऐसा महसूस होगा कि आप ठीक स्टडी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आपको किसी तरीके की लॉकडाउन के कारण जो छुट्टियां हैं, स्कूल बंद हैं, इनका भी कोई आपके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। सभी बच्चे ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, मेहनत करें और अच्छे से अच्छे नंबर लाने की प्रयास और कोशिश करें। थैंक यू।